हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सरोज सैनी और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में। जैसा कि आपको याद है, अभी हमारा केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट था। तो इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उदासीनीकरण, अभिक्रिया, ये सब पढ़ ली थी। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये तो पढ़ ली थी। अब इसी सीक्वेंस में हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपचयन व उपचयन अभिक्रिया। अपचयन व उपचयन, अपचयन व उपचयन का मतलब ऑक्साइडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्साइडेशन व रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो, पहले अपन इनको एज अ कंपेरिजन समझते हैं, क्योंकि ये जो दोनों रिएक्शन होती है ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है। जैसे संयोजन वियोजन अपोजिट होती है, विस्थापन द्विविस्थापन में जो डिफरेंस होता है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी में होता है, बिल्कुल वैसे ये दोनों एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है। देखो, जैसे हम बात करें अपचयन की, तो अपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। अपचयन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। और अगर हम बात करें उपचयन की, तो उपचयन का दूसरा नाम है हाइड्रोजनीकरण। एक सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रियाएं होती है ये एक दूसरे की जस्ट अपोजिट होती है। एक दूसरे की जस्ट अपोजिट का मतलब ये है कि देखो, इसमें देखो, अगर हम नाम से समझें तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से होता है और हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजनीकरण से। यानी जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं उनमें तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जो उपचयन यानी हाइड्रोजनीकरण है इनमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यानी अब तक अपन ने जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ी उनमें कोई पदार्थ किसी पदार्थ से जुड़ रहा था, कोई पदार्थ किसी के साथ कोई पदार्थ टूटकर अलग अलग पदार्थ बना रहा था, किसी में कोई किसी को डिस्प्लेस कर रहा था, किसी में कोई डबल डिस्प्लेस हो रहा था, किसी में हीट निकल रही थी, किसी में हीट अब्जॉर्ब हो रही थी। तो वो सब तो अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आप अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वो हो सकता है कि इनमें से कुछ एग्जाम्पल संयोजन के भी रहे हों, वियोजन के भी रहे हों, ऊष्माक्षेपी के भी रहे हों, ऊष्माशोषी के भी रहे हों। लेकिन ये जो अभिक्रियाएं हैं इनमें उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। बस इनमें जो फ़र्क है वो केवल इतना है कि इनकी जो कैटेगराइज की गई है वो केवल और केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने या निकलने के आधार पर की गई है। कुछ अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ती है, कुछ में ऑक्सीजन घटती भी है, निकल भी जाती है, कुछ में हाइड्रोजन जुड़ता है, किसी में हाइड्रोजन निकल भी जाता है। तो केवल ऑक्सीजन के जुड़ने और ऑक्सीजन के निकलने या हाइड्रोजन के जुड़ने और हाइड्रोजन के निकलने, इन बेसिक पर ही अभिक्रियाओं को इन दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जिनमें एक तो है अपचयन अभिक्रिया और दूसरी हमारी उपचयन अभिक्रिया। तो जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो ऑक्सीकरण होती है और जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है वो हाइड्रोजनीकरण यानी उपचयन होती है। इसके अलावा देखो, या एक दूसरा ऑप्शन होता है, या जैसे कि हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन। तो अगर इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो इसमें हाइड्रोजन की कमी, यानी दोनों में से एक काम होगा। या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन की कमी होगी, उसे हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी या ऑक्सीजन की कमी होगी उसे हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं इनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने या निकलने यानी वृद्धि या कमी, वृद्धि या ह्रास भी कह सकते हैं, कि बेसिक पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। जिनमें अपचयन का मतलब ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होना होता है और जो उपचयन है उन्हें हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो चलो शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन मतलब ऑक्साइडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्साइडेशन, हिंदी में इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्साइडेशन को। देखो, बात करें डेफिनेशन की तो
तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिसमें या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम चलते एग्जाम्पल की तरफ। देखो, जैसे मान लीजिए C+O2 इक्वल टू क्या बनता है, CO2। तो यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। देखो, प्लस होने का मतलब वृद्धि होना ही होता है। तो इस अभिक्रिया में कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्लस हो रही है, और प्लस का मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये क्या होगा, एक अपचयन का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह हम देखें, जैसे अमोनिया NH3, जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये N2 और H2 में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आप देखो, इस अभिक्रिया में आगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों साथ साथ हैं, लेकिन जब इन्हें गर्म किया गया, इस गैस को गर्म किया गया, तो इसमें से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसें अलग अलग हो गई। यानी इसमें हाइड्रोजन निकल गया, पहले इसमें साथ में था, अभी निकल गया। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन की क्या हो गई, कमी हो गई, और हाइड्रोजन की कमी होने की वजह से ये क्या होगा, एक अपचयन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल होगा। आप कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मान लो Cu+O2 इक्वल टू CuO, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये भी एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया होगी। इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग चलते हैं उपचयन अभिक्रिया की तरफ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन, इसको हाइड्रोजनीकरण या रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये क्या होगा, जस्ट उसकी अपोजिट होगी। इसमें या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी या ऑक्सीजन की कमी होगी। चलिए चलते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे उपचयन कहते हैं। यानी जिन अभिक्रियाओं में या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी या ऑक्सीजन की कमी होगी, उसे हम हाइड्रोजनीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे अभी हमने जो अमोनिया वाला एग्जाम्पल लिखा था, उसी की हम बात करें N2+H2। देखो, N2+H2 इक्वल टू NH3। अभी इसके पहले वाले टॉपिक में हमने इसको कैसे लिखा था, NH3 इक्वल टू N2+H2 ऐसे लिखा था। तो देखो, ये अभिक्रिया हमने दोनों दिशाओं में इसलिए लिख ली क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी इन दोनों से ये भी बन जाता है और इससे वापस ये भी बन जाता है, इसीलिए आप इसको दोनों जगह पे लिख सकते हो। अब अपने यहाँ पर इसको इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यानी इस नाइट्रोजन में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, और इसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल हैं जिसमें या तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो या ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लो Ca+H2, तो यहाँ पर CaH2 बनेगा। तो इस वाली अभिक्रिया के अंदर भी हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो ये क्या होगा, एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया होगी। आप इसे नोट करें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
हो गया नोट? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यही टॉपिक है थोड़ा थोड़ा सा, यानी हम अब ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं जिन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो कोई अलग से अभिक्रियाएं नहीं होती, रेडॉक्स अभिक्रिया हिंदी में लिख सकते हैं रेडॉक्स, दोनों का नाम इसमें कॉमन ही है। हाँ ये जरूरी कि इस रेडॉक्स का एक और नाम होता है अपचयन डैश उपचयन, मतलब अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हैं, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। देखो नाम से पता चल रहा है जिसमें अपचयन भी हो रहा होगा और उपचयन भी हो रहा होगा। जिन अभिक्रियाओं में अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी देखो कई सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें एक पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलकर दूसरे पदार्थ में जुड़ जाता है, या एक पदार्थ में से हाइड्रोजन निकलकर किसी दूसरे पदार्थ में जुड़ जाता है। तो एक ही साथ अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, और वो ऑक्सीजन किसी और के साथ जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है। तो अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि और कमी दोनों साथ साथ होते हैं, इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखो डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग इसकी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप चाहे इसे कोष्टक में लिख ले या ऑब्लिक में लिख ले, एक ही बात है, अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखो इस वाले टाइप की जो अभिक्रियाएं होंगी उनमें दोनों ही एक साथ होगा, अपचयन भी होगा यानी एक पदार्थ अपचयित हो रहा होगा और दूसरा पदार्थ उपचयित हो रहा होगा, यानी एक पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही होगी या हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा और दूसरे पदार्थ में उसी अभिक्रिया में वही ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा और एक में से निकल रहा होगा। इसी तरह हाइड्रोजन एक में जुड़ रहा होगा और एक में निकल रहा होगा, तो दोनों यहाँ पर साथ साथ होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखो ये कोई एग्जाम्पल है, CuO प्लस Zn इक्वल टू ZnO प्लस C, सॉरी एक सेकेंड ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस Cu। देखिए आप इस अभिक्रिया को देखो, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ये जिंक ऑक्साइड एक साथ है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया इसीलिए अकेला Z बच गया, Zn बच गया, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है मतलब यहाँ तो हो रहा है उपचयन। क्या हो रहा है यहाँ पर, उपचयन, यानी जो ZnO है ये जिंक में उपचयित हो रहा है। अब हम बात करें, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ गई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई यानी यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन, यानी ये जो कार्बन है ये CO के रूप में अपचयित हो रहा है। यानी इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन देखो दोनों साथ साथ हो रहे हैं, एक कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकल रहा है यानी कमी हो रही है यानी उपचयन हो रहा है, और एक में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसकी वृद्धि हो रही है, यानी यहाँ पर वृद्धि और कमी दोनों सेम पदार्थ के एक साथ साथ हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगा, एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल देखें, लाइक CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। आप इस अभिक्रिया को देखें, इस अभिक्रिया में देखो आप, ये जो CuO है
इस CuO में से ये ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ तो हुई ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी होती है, ये देखो अकेला ही रह गया, यहाँ देखो आप अकेला रह गया, और ये ऑक्सीजन जो यहाँ से कमी हुई ये इसमें जाकर जुड़ गया, तो यहाँ पर हो गई ऑक्सीजन की वृद्धि। यानी एक साथ ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है और उसी वाले दूसरे पदार्थ में उसी अभिक्रिया के ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है। तो कमी होने को तो भाई हम उपचयन बोलेंगे, और वृद्धि होने को अपचयन बोलेंगे, तो अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ साथ हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगी, एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो आप इसे नोट करें। उसके बाद हम लोग चलेंगे इस जो आपका ये रासायनिक अभिक्रिया वाला लेसन है, इसके लास्ट वाले टॉपिक की तरफ चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संक्षारण यानी कोरोजन। देखो आप लोगों ने अपने आसपास जितने भी पदार्थ हैं, यानी जो मेटल्स की बात कम करें, क्योंकि कोरोजन जो सिर्फ मेटल्स का होता है, तो देखो अगर आप पदार्थों को ध्यान से देखें तो अपने आसपास की जितनी भी मेटल्स होती हैं वो मेटल्स एनवायरनमेंट में जब लंबे टाइम तक खुली रहती हैं तो वो एयर, वाटर, इन सब के कॉन्टेक्ट में आकर वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, और ये जो खराब होने का प्रोसेस होता है इसे ही हम कोरोजन कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा, जो लोहा है, आयरन होता है, उस पर जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ जो आयरन होता है, लोहे पे जंग लगना है। चांदी काली पड़ जाती है, तांबा जो होता है यानी कॉपर जो होता है उसके ऊपर नीली हरी परत चढ़ जाती है। तो इस नेचर में ऐसी बहुत सारी मेटल्स हैं जो एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली अलग अलग गैसों के साथ और उसके साथ नमी यानी पानी के साथ रिएक्शन करके और उनमें अलग अलग कलर के पदार्थ जम जाते हैं यानी बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल खराब हो जाता है और मेटल की क्वालिटी बिगड़ जाती है। लोहा खराब हो गया, उस पर जंग लग गया तो उसे लोहा खराब हो जाता है, चांदी के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग ऐसे पदार्थ होते हैं। मैं स्पेशली बात हम करें मेटल्स की ही बात कर रहे हैं, तो जो मेटल्स होती है वो एनवायरनमेंट की अलग अलग गैसों पदार्थों के साथ रिएक्ट करती हैं और वो खराब हो जाती हैं, इसे ही हम कोरोजन कहते हैं। यानी जब नमी और आर्द्रता के संपर्क में आती हैं धातुएं तो वो खराब हो जाती हैं यानी कोरोजिव हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं संक्षारण, कोरोजन। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखे हम, नमी व आर्द्रता, नमी व आर्द्रता के संपर्क में आने से धातुओं का खराब होना अर्थात संक्षारित होना संक्षारण, कोरोजन कहलाता है। यानी जब धातुएं यानी मेटल्स एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले वाटर ड्रॉप्स यानी पानी की बूंदों से, यानी देखो आपको पता होगा कि जैसे अभी बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में वायु में भी नमी रहती है, और नॉर्मली बारिश के दिनों में पानी आता है तो वैसे भी वायु में नमी रहती है। तो जब उस नम वायु के कांटेक्ट में मेटल्स आती हैं तो उस वायु में पाई जाने वाली गैसें और पानी के साथ धातुएं रिएक्ट करती हैं, और रिएक्ट करने के बाद जो अलग अलग धातुएं अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है, इसीलिए वो अलग अलग टाइप के पदार्थ बनाती है। साथ में अलग अलग धातुएं जो होती है उनकी जो क्रियाशीलता होती है वो भी कम ज़्यादा होती है, मतलब अलग अलग होती है। इसीलिए कोई अदर गैस से क्रिया करेगा, कोई किसी और से करेगा। जरूरी नहीं है कि सभी जो धातुएं होती है वो केवल ऑक्सीजन से ही क्रिया करेगी। कुछ वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया कर लेती है, कुछ सल्फर से भी क्रिया कर लेती है। जैसे मान लो बात करें अगर चांदी की, तो चांदी वायु में पाई जाने वाली सल्फर गैस के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और क्योंकि सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है इसीलिए चांदी काली पड़ जाती है। अगर बात हम तांबे की करें यानी कॉपर की करें, तो कॉपर वायु में पाई जाने वाली
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का एक कंपाउंड बना लेता है और कॉपर कार्बोनेट का कलर थोड़ा थोड़ा नीला हरा कलर का होता है। इसीलिए जो तांबा होता है या तांबे के जो बर्तन होते हैं वो थोड़े से नीले हरे हो जाते हैं। लोहे की बात करें तो जो लोहा होता है वो वायुमंडल में पाई जाने वाले ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है और आयरन ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम जंग कहते हैं यानी रस्टिंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो जो रस्ट होता है ये ऑक्सीजन और नमी के कांटेक्ट में आने से होता है लोहे पर। तो अलग अलग मेटल्स की क्रियाशीलता अलग अलग होने की वजह से सभी धातुएं एक समान अभिक्रिया नहीं करती। कोई ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड से करता है तो कोई सल्फर से करता है। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके, एग्जाम्पल नंबर 1 की हम बात करें तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। सेकेंड हम बात करें तांबे पर, तांबा मतलब कॉपर, तांबे पर नीली हरी परत का चढ़ना, नीली हरी परत का चढ़ना। और नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हैं चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना। यानी यहाँ पर देखो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो लोहा है वो किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से, और कॉपर जो है वो किससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। और बात करें चांदी की तो चांदी की क्रिया किससे करती है, सल्फर से, सल्फर गैस से। तो ये अलग अलग प्रकार की गैसों के साथ जो एनवायरनमेंट में पाई जाती है, प्लस पानी तो होता ही, क्योंकि नमी की प्रेजेंस में ही ये भी क्रियाएं होती है। जब पानी होता है थोड़ी सी हल्की फुल्की पानी की बूंदें हो सकती है, या जैसे आपको पता है कि बारिश के दिनों में सीमा यानी सीलन वाला मौसम रहता है, तो उस सीलन के अंदर, सीलन क्या होती है, सीलन मतलब उसके अंदर पानी वायु में नमी होती है, आर्द्रता होती है, और उस नमी आर्द्रता की वजह से ये जो धातुएं होती है ये जो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है उन किसी गैस के साथ अभिक्रिया करके, प्लस पानी भी होता है, और अभिक्रिया करके अलग अलग पदार्थ बना लेते हैं जिससे ये खराब हो जाती है। तो आप इसे नोट करो। उसके बाद हम इस संक्षारण से बचने के उपाय पढ़ेंगे, और उसके बाद इसमें केवल आपके बचेगा विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी। आप इसे लिख लें, नोट कर लें। चलिए अब अपन पढ़ते हैं संक्षारण से बचने के उपाय पढ़ेंगे। संक्षारण से बचाओ। संक्षारण से बचाव के उपाय, यानी हम किस किस तरीके से संक्षारण से बच सकते हैं। तो देखो आपने देखा होगा हमारे आसपास जितनी भी मशीनें होती है उनको जंग से बचाने के लिए एक तो अपन उनमें ऑयल डालते हैं यानी तेल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लोहे के घर में जो फर्नीचर सामान वगैरह होता है उसको वो पेंट भी कर देते हैं। इसके अलावा हमारे घरों में जो आपको याद है एल्यूमिनियम के जो बर्तन आते हैं, अब देखो एल्यूमिनियम तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम का यूज़ आप काहे में करते हो, घर के बर्तनों में। अब वो बर्तन आपके गैस पे भी चल रहा है, आप उसमें खाना भी पका रहे हो, यानी तेल डाल रहे हो, तो तेल उसमें गर्म होकर वो इसी कढ़ाई में उसी कुकर में हो रहा है, तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है अगर एल्यूमिनियम, तो फिर आप उसे बर्तन बनाने में कैसे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब बर्तन बनाए जाते हैं तो एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे उस बर्तन के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होने की वजह से वो रिएक्टिव कम रह जाता है, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और वो खराब नहीं होता, और इस प्रोसेस को एनोडीकरण कहते हैं। कई जगह क्रोमियम नाम की जो मेटल होती है उसको पेंट भी कर देते हैं, यानी क्रोमियम लेपन कर भी ये सब कर देते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा मिश्र धातुएं बनाते हैं। मिश्र धातु में क्या करते हैं, 2-3 टाइप की अलग अलग धातुओं को मिक्स करके और उनके गुणों को सुधारने के लिए नई धातु बना दी जाती है, और ये उन तीनों धातुओं का एक सहमांगी यानी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। यानी जब आप 2-3 धातुओं को आपस में मिला लेते हो तो उन धातुओं को आप अलग अलग नहीं पहचान सकते। जैसे मान लो
जो ओरिजिनल प्योर लोहा आयरन होता है वो बहुत ही नरम होता है। अब इतने नरम लोहे को इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ बनाने में आप काम में नहीं ले सकते, इसीलिए उसके गुणों में सुधार करने के लिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए उसके अंदर 5% कार्बन मिला दिया जाता है, और 5% कार्बन मिलाने की वजह से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसी तरह हम जो गहने पहनते हैं, जो ज्वेलरी पहनते हैं, इस ज्वेलरी में से बात करें अगर गोल्ड की, तो प्योर गोल्ड भी बहुत ही सॉफ्ट और नरम होता है, तो इसका आप गहने बनाने में यूज नहीं कर सकते। इसीलिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, लगभग 10% सिल्वर या कॉपर मिला देते हैं, और इससे उनके फीचर सुधर जाते हैं। तो पॉइंट नोट करेंगे, संक्षारण से बचने के लिए लोहे की वस्तुओं को, यानी लोहे को तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यानी लोहे की वस्तुओं पर तो तेल लगाया जा सकता है, ग्रीस लगाया जा सकता है। इसके अलावा थर्ड, आपको याद है, पेंट भी कर सकते हैं वस्तुओं को, पेंट करके ये तो सिर्फ लोहे की वस्तुओं की बात है। अब एक होता है फोर्थ, क्रोमियम लेपन। क्रोमियम लेपन, क्रोमियम जिसे आपने देखा होगा साइकिल, मोटरसाइकिल जो होती है, उसका जो हैंडल होता है वो काफ़ी शाइनिंग होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो मेटल्स से, जिस मेटल से वो बना होता है, आपके मोटरसाइकिल के हैंडल वगैरह जो होते हैं, साइकिल का हैंडल जो होता है, उस पर बहुत रेयरली ही जंग लगता है, यानी उस पर आसानी से जंग नहीं लगता, क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम का पेंट हुआ रहता है। नेक्स्ट हम बात करें एनोडीकरण। एनोडीकरण, तो एनोडीकरण क्या होता है, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना, यानी एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से क्रिया करवा कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देते हैं, और उस ऑक्साइड की परत के बाद जो एल्यूमिनियम होता है वो कम कोरोजिव हो जाता है, खराब नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु, या इसे मिश्रातु भी कहते हैं, मिश्रातु। तो मिश्रातु क्या होता है, मिश्रातु होता है दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी, यानी होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। जैसे आपको याद हो, पीतल होता है, पीतल, तो पीतल कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होता है, यानी मिश्र धातु बनाकर भी हम धातुओं के गुण को सुधार सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, इसमें क्या करते हैं, मान लो पीतल है, तो पीतल भी कॉपर और जिंक की एक मिश्र धातु है। इस तरह बहुत सारी मेटल्स ऐसी होती हैं आपके घरों में जो बर्तन आते हैं, मान लो स्टील है, पीतल है, कांसा है, इसके अलावा जो विद्युत उपकरणों में काम में लेते हैं, सोल्डर है, तो ये बहुत सारे ऐसे मिश्र धातुएं बनती हैं जो उनके गुणों को सुधारने के लिए बनाई जाती है। गुणों को सुधारने का मतलब ये है कि कुछ पदार्थों की जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, वो कम होते हैं, तो ज़्यादा करने के हिसाब से उनके अंदर अलग अलग धातुएं मिला दी जाती हैं, और जिसकी वजह से उनके गुणों में सुधार होता है। तो यहाँ पर हम पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए ये बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें कर सकते हैं। आप इसे नोट करें। उसके बाद इस चैप्टर का, यानी ये जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चल रही थी, इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम रैंसिडिटी, यानी विकृत गंधिता। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी। देखिए, जिस तरह से मेटल्स एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली गैसों के साथ रिएक्ट करके खराब हो जाती हैं, यानी उन पर रस्टिंग हो जाती है, उनका कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से खाने पीने की चीज़ें भी खराब हो जाती है। आपने देखा होगा अपने घर में रखी हुई खाने पीने की चीज़ें, जैसे अचार है, कई बार अचार में फफूंद लग जाती है। इसी तरह अचार में फफूंद लगने के साथ साथ आपने कुछ और एग्जाम्पल भी देखे होंगे, जैसे कि मान लो आपके घरों में जो चिप्स वगैरह होते हैं,
नमकीन वगैरह होती है, अगर वो लंबे टाइम तक काफ़ी दिनों तक रहते हैं और उनको अब हवा की कांटेक्ट में रखते हैं तो धीरे धीरे उनका टेस्ट और उनकी जो गंध होती है, स्मेल होती है, वो चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं, खाद्य पदार्थों की बात कर रहे हैं जो तेल से बने होते हैं, तो जो ऑयली पदार्थ होते हैं खाने वाले, वो जब वायु में संपर्क में आते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, और वो ऑक्सीकृत होने की वजह से, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करने की वजह से उनका गंध और उनका टेस्ट चेंज हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे कि चिप्स खराब हो जाते हैं, और नमकीन में तेल, कई बार देख लेते हो आप, मार्केट से अपन नमकीन लाते तो नमकीन आंखों से लगने से नमकीन के अंदर तेल चढ़ा हुआ है। तो तेल चढ़ने का क्या मतलब है, तेल में तो वो वैसे भी निकली हुई होती है, तो तेल तो उसमें रहता ही है, तो हम लोग कहते हैं कि नमकीन में तेल चढ़ा हुआ है। तो हम लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि धीरे धीरे उसका टेस्ट बदल जाता है, और जब आप उसको खाते हो तो उसमें तेल की स्मेल आने लग जाती है, तो उसकी स्मेल चेंज हो गई, उसकी गंध चेंज हो गई है, उसका टेस्ट चेंज हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब हो गई है। तो ये जो विकृत गंध है, रेंसिडिटी होती है, ये खाद्य पदार्थों की होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि अपन ने जब मार्केट से चिप्स की थैलियाँ, वेपर्स, कुरकुरे वगैरह खाते हैं लाकर, जो कि सब खाते हैं आजकल, नॉर्मली पसंद होते हैं, बच्चों को भी पसंद होते हैं, बड़ों को भी पसंद होते हैं। तो आप जब लाते हो तो आपने देखा होगा कि हम ये सोचते हैं कि दुकान वाला बेवकूफ़ बनाता है, इतनी बड़ी थैली में 5 चिप्स डाल देते हैं और उसके अंदर सारी हवा भरी रहती है। तो एक्चुअली वो जो हवा होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, और जो नाइट्रोजन गैस होती है ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है, यानी ये उन पदार्थों की ऑक्सीजन से क्रिया को रोकती है, और अगर उसमें नाइट्रोजन भर देंगे तो उनका ऑक्सीकरण नहीं होगा, जिससे उनका टेस्ट और उसकी स्मेल चेंज नहीं होगी। यानी इनडायरेक्टली आप ये समझ लो कि खाने वाले पदार्थों जैसे चिप्स, वेपर्स, कुरकुरे वगैरह जो आते हैं, उनको खराब होने से बचाने के लिए उनके पैकेट्स में ऑक्सीजन को निकाल कर नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, जिससे उनकी जो विकृत गंधिता होती है वो नहीं होती, मतलब वो विकृत गंधी नहीं होते, मतलब वो रेंसिडिटी नहीं हो पाती, खराब नहीं हो पाते। तो खराब होने से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। तेलीय व वसायुक्त, तेलीय व वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु में ऑक्सीकृत होकर, वायु में ऑक्सीकृत होने से उनका स्वाद व गंध बदल जाते हैं, अर्थात वे विकृत गंधी हो जाते हैं, अर्थात वे विकृत गंधी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी कहते हैं। यानी जब तेलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थ, जब वसा मतलब फैटी, जो भी घी वगैरह वाले, तो जो पदार्थ ऑयली या फैटी होते हैं, वसायुक्त होते हैं, वो वायु के कांटेक्ट में आने से उनका टेस्ट और उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, तो अचार में फफूंद लगना, अचार में फफूंद लगना, चिप्स का खराब होना, चिप्स का खराब होना, ब्रेड पर फफूंद लगना, ब्रेड पर फफूंद लगना। इसके अलावा नमकीन का टेस्ट बदलना, डायरेक्ट लिख सकते हो, नमकीन का खराब होना। यानी देखो ये सब इसकी एग्जाम्पल है। अचार में फफूंद लग जाती है, ब्रेड में फफूंद लग जाती है,
चिप्स खराब हो जाते हैं, नमकीन खराब हो जाती है। नमकीन खराब होने का मतलब वही है, वो जो तेल जड़ी वगैरह लगने लग जाती है इस तरह से। तो यानी जो खाने पीने के पदार्थ होते हैं जो ऑयल से बने होते हैं, फैट से बने, जैसे मतलब मान लो घी है या किसी अदर टाइप के फैट, जैसे मान लो डालडा हो सकता है, तो इनमें जो बने होते हैं इन्हें आप लंबे टाइम तक स्टोर करके अगर रखते हैं और आपने उनको खुला रखा, वायु में रखा, एयर में रखा, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से उनका टेस्ट और उनकी स्मेल बदल जाती है और इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। आप इसे नोट करें। उसके बाद हम चलते हैं विकृत गंधिता से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। चलिए चलते हैं हम लास्ट टॉपिक की तरफ, और इस टॉपिक के साथ हमारा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन वाला ये अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग 1-2 दिन बाद इसकी टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। तो आप लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि हम जब उसकी टेस्ट सीरीज लेकर आएँ तो उस टेस्ट सीरीज में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का आंसर सही सही दे सकें। चलिए हम चलते हैं विकृत गंधिता के उपाय। तो देखो, विकृत गंधिता से बचने के लिए नंबर 1 अगर आप समझे तो प्रति ऑक्सीकारक जैसे नाइट्रोजन मिलाकर, यानी देखो नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा प्रतिऑक्सीकारक होता है, यानी ये पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकता है। इसके भरने से, यानी पदार्थ मान लो चिप्स की थैली के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, तो ऑक्सीजन को तो निकाल ही देते हैं और नाइट्रोजन को भर देते हैं। तो नाइट्रोजन को भरने की वजह से ये उन पदार्थों को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकती है और पदार्थ लंबे टाइम तक खराब नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें ये जो मार्केट के चिप्स वगैरह थैलियाँ होती है, ये तो 2-3 महीने लास्ट वैलिड होते हैं, तो ज़्यादा पुराने वैसे भी यूज़ नहीं करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके आप फ्रेश ही खाएं। फिर भी अगर जो पदार्थों को आपको बचाना है, ऑक्सीकरण से बचाना है, तो उनमें हम नाइट्रोजन गैस मिलाकर उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वायुरोधी बर्तन में रखकर, एयर टाइट बर्तन, वायुरोधी बर्तन में रखकर, यानी अगर हमें विकृत गंधिता से बचाना है तो पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखें। जैसे कि आपको याद होगा कि हम जो घर में अचार बनाते हैं या मार्केट से अचार लाते हैं, उसे हमेशा एयर टाइट डब्बे में एयर टाइट ढक्कन लगा के टाइट और रखते हैं। तो और ये भी अपन हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो अचार है वो ज़्यादा लंबे टाइम तो खुला नहीं रहना चाहिए। तो खुला नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर के कांटेक्ट में आने से वो उसकी रेंसिडिटी हो जाएगी, वो विकृत गंधी हो जाएगा, खराब हो जाएगा और उसके अंदर फफूंद लग जाएगी, स्मेल आएगी, टेस्ट बदल जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग अचार को, और भी आपने ये भी देखा हो कई बार हम लोग चिप्स वगैरह बनाते हैं, तो जैसे मान लो आज चिप्स निकाल के रख दिए, अब हम लोग 2-5 दिन तक खाने, तो हम क्या करते हैं उन्हें एयर टाइट थैली में, एयर टाइट पॉलीथीन के अंदर पैक कर देते हैं या फिर एयर टाइट डिब्बे के अंदर रख के उसको अच्छे से कवर करके रखते हैं। यानी पदार्थों को अगर आपको विकृत गंधिता से बचाना है तो उन्हें एयर टाइट डिब्बे में रखकर भी आप उन्हें बचा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें तेल मिलाकर, तेल मिलाकर, देखो तेल मिलाकर यानी ऑयल डालकर, ऑयल, तो तेल मिलाकर कैसे? जैसे आपने देखा होगा ना, अचार के अंदर हम लोग तेल डालते हैं, तो तेल डालने से क्या होता है, जो आपका अचार मान लो डिब्बे में यहाँ तक भरा है, अब आपने उसमें तेल डाल दिया तो उसकी एक यहाँ तक लेयर आ गई। अब अचार और जो बाहर की वायु है उसके अंदर इतनी बड़ी एक लेयर बन गई, तो उस लेयर की वजह से जो बाहर की वायु है वो, अगर आपने डिब्बा खोला भी सही, तो केवल उस ऊपर की लेयर जो आपने ऑयल से बना रखी है वही उस वायु के कांटेक्ट में आएगी। आपका अचार उस तेल के नीचे की तरफ दबा हुआ है, क्योंकि आपको याद है कि अचार भारी होता है, इसीलिए वो तेल में नीचे बैठा रहता है। तो अचार नीचे रहेगा और आपके जो तेल है वो उसके ऊपर रहेगा, तो वो आपके अचार और वायु के बीच में एक लेयर का काम करेगा, जिससे उनके बीच का कांटेक्ट टूट जाएगा, कांटेक्ट नहीं होगा और आपका अचार खराब नहीं होगा। एक और चीज होती है परिरक्षक, परिरक्षक जैसे
सिरका मिलाकर, सिरका बोलते हैं विनेगर को, सिरका यानी विनेगर मिलाकर। आपने देखा होगा कि जो मार्केट के अचार आते हैं उन मार्केट के अचार में तेल नहीं आता, बल्कि उसमें खट्टी खट्टी स्मेल आती है। मतलब अपन के घर के जो अचार होते हैं उनके कंपैरिजन में अगर आप मार्केट का अचार खाते हैं तो आपको मिर्ची का अचार खाएंगे वो भी बहुत खट्टा लगेगा, नींबू का अचार खाएंगे वो भी बहुत खट्टा लगेगा। कोई सा भी आप अचार खाएं, मार्केट के अचार के अंदर खट्टी खट्टी खुशबू भी आती है और साथ में वो खट्टा, बहुत ज़्यादा खट्टे टेस्ट का भी होता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर विनेगर यानी सिरका मिला होता है, और सिरका एक प्रकार का एसिटिक एसिड ही होता है, यानी एसिटिक एसिड को 3 या 4% मिलाकर और विनेगर को तैयार किया जाता है, इसी वजह से वो खट्टा होता है। लेकिन यहाँ पर ये परिरक्षक के रूप में भी काम आता है। परिरक्षक मतलब खाने के पदार्थों को खराब होने से बचाने में भी काम आता है। सॉरी, हम मार्केट के अचार में तो घर के अचार में तो तेल डाल देते हैं, लेकिन मार्केट के अचार में तेल नहीं होता, फिर भी वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होता। उसका कारण वो विनेगर यानी सिरका ही होता है। तो ये आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप हमारी डेली की क्लासेस को रेगुलर कंटिन्यू कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा चैप्टर समझ में आया होगा और आप हमारी क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे और इनका पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। इसी के साथ में मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कंटिन्यू क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका फ़ायदा उठाएं और डेली क्लास में बने रहे ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। साथ में हम लोग जैसे टॉपिक ख़त्म होता है तो इनकी टेस्ट सीरीज भी लेकर आते हैं, तो उस टेस्ट सीरीज को भी आप लोग ज्वाइन करा करो, अटेंड किया करो, ताकि जब आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, ताकि हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब हम यहाँ पर भी सॉल्व करवाएंगे तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड अगर छोटी मोटी क्वेरी भी रहेगी तो वो बिना पूछे ही आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक और ऑप्शंस होते हैं वो हम आप लोगों को टेस्ट सीरीज के अंदर पूरा का पूरा सॉल्व करवाते हुए ही चलते हैं। तो जिन्होंने क्लास अटेंड कर ली है पूरी, वो टेस्ट सीरीज को भी जरूर ज्वाइन करें, ताकि उनको अपनी क्लास का खुद को एग्जामाइन करने का मौका मिले। उन्हें पता चले कि अब तक उन्होंने चैप्टर में जितना भी सीखा या टॉपिक में जितना भी सीखा उसको वो कितना अचीव कर पाया है। इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होती है। टॉपिक को पढ़ लिया लेकिन टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन नहीं करी तो आपके पढ़ने न पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कितना तो आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो आप रेगुलर इसे ज्वाइन करते रहें। साथ में आने वाले वक्त में हम लोग 9 से लेकर 12 तक की साइंस और फिजिक्स, मतलब 9-10 की साइंस और 11-12 की फिजिक्स भी लेकर आएंगे। अभी नहीं, कुछ टाइम बाद लाएंगे, अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग चल रही है, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग 9-10 की साइंस का कंप्लीट कोर्स और 11-12 की फिजिक्स का भी कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लेकर आएंगे। वो भी आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट फी। आपको उसके लिए कोई फी नहीं करनी है, बस आपको क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करनी है। और हम कुछ दिनों बाद आपके लोगों के लिए लाइव क्लासेस का भी अरेंजमेंट करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें हमारी क्लासेस को शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि जैसे ही क्लास हम लोग आपके लिए अपलोड करें आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी क्लासों को रेगुलर एंजॉय करते रहें। चलिए, इसी के साथ हम लोग आपसे बाय बाय बोलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, क्लासेस अटेंड करते रहें, पढ़ाई में ध्यान रखें और अपने गोल को अचीव करने में सक्सेस हों। गुड लक।